तो लास्ट क्लास नंबर 3 तक कर लिया था, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा आगे डिस्कस करता है और 2-4 क्वेश्चंस, फिर रिपीटेटिव क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएगा। Galaxy Limited and Glory Limited are two companies engaged in the business of chemicals. To mitigate competition, a new company, Glorious Limited, is to be formed, to which the assets and liabilities of the existing company, with certain exceptions, are to be transferred. Certain exceptions का मतलब amalgamation in the nature of purchase. एक गैलेक्सी एक ग्लोरी है, दोनों कंपटीशन को खत्म करने के लिए एक साथ मिल रहे हैं और एक नया कंपनी बना रहा है ग्लोरियस। यानी ग्लोरियस क्या करेगा, गैलेक्सी को भी ले लेगा और ग्लोरी को भी ले लेगा, लेकिन इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ मर्जर बिकॉज यहाँ पे सर्टेन एक्सेप्शंस है। द समराइज बैलेंस शीट गैलेक्सी एंड ग्लोरी का दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ते हैं। कंप्यूट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड टू द शेयर होल्डर ऑफ गैलेक्सी एंड ग्लोरी Assuming the face value of each share of Glorious is 10, यानी हमें डायरेक्ट नहीं पता कि हम इक्विटी शेयर्स को कितना इक्विटी देंगे। दैट मीन्स क्या मेथड फॉलो करना पड़ेगा, कुछ नहीं बोला तो अभी तक, नेट एसेट्स ही लेना पड़ेगा। फिर बोला प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू द अकाउंट्स एज पर शेड्यूल 3, ठीक है, नॉर्मल वो अपन बनाते ही। अभी सबसे पहले चाहिए परचेज कंसिडरेशन। क्या बोल रहा है, द डिबेंचर ऑफ ग्लोरी लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज्ड by the issue of 8% debentures of Glorious Limited at a premium of 10%. यानी क्या बोला, डिबेंचर ऑफ ग्लोरी लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। यानी ग्लोरी लिमिटेड के बुक्स में डिबेंचर्स है, जब हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने पे लेंगे, 3,63,000 पे लेंगे फॉर परचेज कंसिडरेशन पर्पस। वो बोल रहे ना 10% प्रीमियम अपने कंपनी के डिबेंचर्स देगा, ठीक है यहां तक। अरे 3,30,000 पे 10% ऐड कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ गैलेक्सी आर टू बी वैल्यूड एट 2,52,000, यानी प्लांट एंड मशीनरी को किस वैल्यू पे लेके जाएगा, गैलेक्सी का 2,52,000 इस वैल्यू पे लेके जाएगा वो। देन गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट गैलेक्सी का 448 एंड ग्लोरी का 168। पहले से तो है नहीं, तो एक आ जाएगा गुडविल गैलेक्सी का कितना, 4,48,000, सब कुछ डायरेक्ट दिया हुआ इस क्वेश्चन में, एंड ग्लोरी का 1,68,000। Liquidator of Glory Limited is appointed for collection from trade debtors and payment to trade creditors. He retained the cash balance and collected 1,10,000 from debtors and paid 1,80,000 to trade creditors. Liquidator is entitled to receive 5% commission for collection and 2.5% for payments. The balance cash will be taken over by the new company. इसका मतलब कहना ये चाहता है कि डेटर और क्रेडिटर वो खुद नहीं लेके जा रहा, ग्लोरियस लिमिटेड बात कर रहा है किसका, ग्लोरी लिमिटेड का। ग्लोरी लिमिटेड बोले तो मेरा ये वाला कंपनी, इसके डेटर को रिकवर किया इसने कितने रुपए में, 1,10,000, इसके डेटर्स तो गए, 1,10,000 डेटर से आया। पहले से उसके पास कैश कितना था, 1,04,000, उसमें 1,10,000 का कैश आ गया डेटर से। देन क्रेडिटर को पे कर दिया 1,80,000, यानी इसके क्रेडिटर भी गए। हाँ माइनस किया ना, अरे वो 1 से टच हो गया तो इसलिए ऐसे लग रहा है। 1,80,000, तो सोचो 1,04,000 हमारे पास था, 1,10,000 आया, 2,14,000, उसमें से 180 पेमेंट कर दिया तो हमारे पास कैश बचा 34। अभी नीचे देखो कमीशन के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लिक्विडेटर विल रिसीव 5% कमीशन फॉर कलेक्शन, जितना कलेक्ट किया है उसका 5%, 1,10 का 5%, 1,10,000 का 5%, यानी 5,500 ये भी जाएगा। एंड पेड फिर क्या बोला, 2.5% फॉर पेमेंट,
जितना पेमेंट कर रहा है उस पे 2.5% कमीशन भी लेगा। 4500 ये भी चला गया, तो हमारे पास कैश बच गया। ये 24,000 ही क्या करेगा, ग्लोरियस लिमिटेड लेके जाएगा। समझ में आया? बस उसके बाद नॉर्मल मिल जाएगा परचेज कंसिडरेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन या फिर नेट एसेट्स। इजी है, फिर बैलेंस शीट तो इजीली आपसे बन जाएगा बाद में। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन गैलेक्सी लिमिटेड, ग्लोरी लिमिटेड, जो जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट अग्रीड वैल्यू पे दिखाएंगे अपन। एसेट्स में है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 588,336, फिर है प्लांट एंड मशीनरी 252 एंड 84, 2,52,000 एंड 84,000 पे लेंगे, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी का तो गैलेक्सी का वैल्यू चेंज हो गया था, ग्लोरी का सेम रहेगा। ये हो गया, ये हो गया। मोटर व्हीकल 56,000, गुडविल 448 एंड 168, उसके बाद इन्वेंट्रीज, ये सारा काम हो गया। इन्वेंट्रीज 336 438, 336 438, ट्रेड रिसीवेबल सिर्फ किसका आएगा, गैलेक्सी का 462, ट्रेड रिसीवेबल्स 462, ग्लोरी का आएगा नहीं। कैश एंड बैंक 238 एंड 24,000, एंड 24,000। क्लियर है? तो ये हो गया एसेट्स वाला पार्ट। लाइबिलिटीज में क्या क्या है, 6% डिबेंचर्स एंड ट्रेड पेबल्स। 6% डिबेंचर्स किस वैल्यू पे, वो भी सिर्फ ग्लोरी लिमिटेड में है। ट्रेड पेबल्स 4,20,000 सिर्फ इसी कंपनी का। This will be our purchase consideration. कितना आ रहा है गैलेक्सी का? कितना आ रहा है? ₹6,00,000। कंपाइलर में 720 वो डिबेंचर्स अपने कंपनी, अच्छा सॉरी,
यहाँ पे लिखा है कि 8% डिबेंचर देगा, लेकिन अपना डिबेंचर 10% प्रीमियम पे देगा। वो इश्यू प्राइस विल बी द 10% प्रीमियम, लेकिन उसको पैसा उतना ही मिलेगा। दैट मीन्स 3,30,000 डिवाइडेड बाय 110 करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएगा, तो डिबेंचर्स वो उतना ही रह जाएगा, उसको प्रीमियम पे नहीं दे रहा है वो। 3,30,000 ऐसा नहीं है, उसके नीचे ही ब्रैकेट में दिखाओगे तो चल जाएगा। कितना आ रहा है ये ग्लोरी का? 7,20,000। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय ग्लोरियस लिमिटेड ₹10 फेस वैल्यू पे दे रहा है वो। यहाँ नीचे लिख भी दिया था उसने, ₹10 फेस वैल्यू, और इश्यू प्राइस भी उसका 10 ही रहेगा। तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स देना पड़ेगा? गैलेक्सी को देगा वो 1,96,000 और उसको टोटल करके उतना आ जाएगा। ठीक है, यही निकालना था। अलग से कोई कैपिटल रिजर्व तो आएगा नहीं, गुडविल आ चुका है, तो इसी चीजों को ऐड करके बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर देना है। शेयर कैपिटल में ये आ जाएगा जितना शेयर्स इशू किया है, ऑफ द अबव ऑल द शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बाकी और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर में। क्या चीज का नोट बोले तो? नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर ऑफ डिबेंचर्स तुमको दिखाने पड़ेंगे। तुम्हारा एक रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा 10%। हाँ, 63,000 जो है वो तुम्हारा, वो 33,000 तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, और डिबेंचर्स में तुम्हारे आएंगे 8% डिबेंचर्स। वैल्यू लिख देना बस। अच्छा, नोट्स में तुमको दिखाना है, नंबर्स तो दिखाते ही नहीं हम लोग। 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 3,30,000, 33,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यानी इन शॉर्ट, जब आप ग्लोरियस लिमिटेड बनाओगे, उसका जब बैलेंस शीट बनाओगे, तो वहां पे शेयर कैपिटल, यदि हम ग्लोरियस की बात करें, चलो एक बार टी शेप में समझ लेते हैं। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल रहेगा सिर्फ, ठीक है। शेयर कैपिटल रहेगा आपका 19,60,000 प्लस 7,20,000, 26 लाख। तो यानी इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा 26,80,000। कितने नंबर ऑफ शेयर्स? 196,000, 72,000, 68,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये शेयर कैपिटल में आएगा। फिर नोट्स में लिख दोगे आउट ऑफ द अबव ऑल द शेयर्स आर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट इज 33,000 डिबेंचर्स वाला। और तो कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस था नहीं नया कंपनी का। देन नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके अंदर अपन दिखाएंगे 8% डिबेंचर्स 3,30,000 of ₹100 each. ये हो गया। जो रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व और पीएनएल है, वो तो शेयर होल्डर इक्विटी शेयर में सही रहेगा ना?
वो तो पुरानी कंपनी का, ये तो इन द नेचर ऑफ परचेज है, और हमें गैलेक्सी और ग्लोरी का कुछ बनाना ही नहीं है, ग्लोरियस का बनाना है। गैलेक्सी और ग्लोरी बंद करते तो उसके इक्विटी शेयर होल्डर के साथ चला जाता वो। अब हमारे पास ये हो गया, डन डन। सिर्फ करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स आ जाएगा। कितने रुपए में लेके आए थे? 420, तो बस वही आ जाएगा। लायबिलिटी साइड खत्म। इधर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स में तुम्हारा क्या आ जाएगा? पीपीई, टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल में क्या क्या लिया? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल। ये सबको ऐड कर लोगे। 588 का कुछ और वैल्यू था, ये ध्यान रखना। 13,16,000। देन इंटेंजिबल में गुडविल आ गया 6,16,000, तो ये हो गया अपना। फिर करंट एसेट्स 7,74,000. Then we have trade receivables, cash and bank. ट्रेड रिसीवेबल्स कितना? कैश एंड बैंक मैच हो रहा है क्या? क्यों? 33,000 का नहीं, उससे हाँ, तो ये गलती हो गया ना। उसको अगर उधर आप 3,30,000 रुपए का पेमेंट करना है। इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 10% प्रीमियम, तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कितना किया? 3,000 डिबेंचर ही तो इशू किया। 3,30,000 है, ठीक है। अरे बाबा ये देखो, आपको अमाउंट टू बी पेड कितना है? 3,30,000। नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड निकालना पड़ेगा। इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर कितना है? 110। तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड 3,000, तो 3,000 इंटू 100, 3,00,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 रुपए करके 30,000। वो तो उसके लिए होगा, जिसको हम दे रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 363 बन रहा है, लेकिन जो दे रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो 3,30,000 का ही तो हुआ। अरे जब वो एंट्री करेगा, वो तो ये एंट्री करेगा ना, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 3,30,000 to 8% डिबेंचर 3,00,000 to सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000। वो तो ये एंट्री करेगा। नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड विल बी 3,000। वो करे, वो तो कुछ दिखाएगा नहीं, उसको तो इन शॉर्ट मिल गया ना डिबेंचर्स। उसको 10% प्रीमियम में, यानी हमें टोटल 3,30,000 रुपए पे करना है, बट हम हमारे कंपनी का एक डिबेंचर 110 में पे कर रहे हैं, बस ये है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड विल बी 3,000। चाहिए तो यहाँ लिख लेते हैं क्या कहीं पे, कर सकते हैं। यहाँ लिख दो क्या? 3,000 इंटू 100 आया, और ये हो गया 3,000 इंटू 10। आई थिंक अब मैच है। बाकी नॉर्मल शेड्यूल 3 में बना ही लोगे। यहाँ ऊपर में
4 में किसी को डाउट नहीं? इजी सा क्वेश्चन आया था फॉर 20 मार्क्स बाटे। आया था वैसे भी, वो कोविड के बाद वाला एग्जाम था ना, जनवरी 21, इसलिए तो ठीक ही आया था पेपर। नंबर 5 क्या बोल रहा है? द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड। ठीक है जी, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। ब्लैक लिमिटेड टेक्स ओवर व्हाइट लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2020। बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च का, टेक ओवर कर रहा है 1 जुलाई को, यानी अप्रैल मई जून, 3 महीना बिजनेस होने के बाद। यही तो कर रहे हो। कौन किसको टेक ओवर कर रहा है? तो ब्लैक हो गया मेरे लिए ट्रांसफरी और व्हाइट हो गया ट्रांसफरर। ठीक है, अब आगे देखो कहानी क्या बोल रहा है। रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ लेते थोड़ा सा। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय ब्लैक टू व्हाइट अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन, यानी ये तो निकालना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ नेट करंट एसेट ऑफ ब्लैक लिमिटेड एंड व्हाइट लिमिटेड एज ऑन 1 जुलाई, यानी पहले 3 महीना का ट्रांजैक्शंस करने के बाद वो मांग रहा है आपसे 1 जुलाई 2020 पे नेट करंट एसेट्स मांग रहा है। नेट करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फिर गिव बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ब्लैक लिमिटेड एज ऑन 1 जुलाई, गिव बैलेंस ऑफ पीपी ऑन 1 जुलाई आफ्टर टेक ओवर। मतलब ज्यादा कुछ मांगा नहीं, कैलकुलेशन पार्टी आपसे मांगा है 10 मार्क के अंदर में। रीड द डेटा और पहला निकालने का कोशिश करो, परचेज कंसिडरेशन। क्या बोल रहा है पहले खुद से पढ़ो। चाहिए मुझे, और कोई तरीका है नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू पे जा नहीं सकते। नेट एसेट्स के लिए हम लोग का खरीद कब रहे हैं बिजनेस? 1 जुलाई 2020, तब तक के बदलाव कर दो बैलेंस शीट में। अब ब्लैक लिमिटेड की बैलेंस, व्हाइट लिमिटेड की बैलेंस शीट में क्या क्या बदलाव करना है? White Limited earned a profit of 2,40,000 after charging proportionate depreciation at the rate 10%. Proportionate depreciation at the rate 10% per annum का मतलब क्या होता है? 10% पूरा साल का है, पर एनम है, तो आपको प्रोपोर्शनेट मतलब 3 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करना है। किधर किधर किया हुआ है? प्रॉफिट है वो, तो पीएनएल का वैल्यू है, लेकिन बैलेंस शीट तो मेरे पास 31 मार्च की है। तो बैलेंस शीट के अंदर जो पीपीई है 2400, इसमें से क्या करना पड़ेगा? लेकिन पीपी का तो रिवैल्यू दिया हुआ है। क्या बोल रहे हो? अरे 1,20,000 ज्यादा दे रहा है उससे, अब जितना वैल्यू आएगा उसके ऊपर 120 और दे। अरे हम खड़े हैं 31 मार्च पे, क्वेश्चन में बैलेंस शीट है 31 मार्च का, बिजनेस खरीद रहे हैं 1 जुलाई, तो 31 मार्च से लेके 1 जुलाई का इफेक्ट बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा ना। उस दिन का हमारे पास है नहीं, क्योंकि सच में ही नहीं है, लेकिन उस 3 महीने का प्रॉफिट क्वेश्चन खुद कैलकुलेट करके दे रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। किसमें प्रॉफिट में आ जाएगा, लेकिन मुझे 31 मार्च से लेके 1 जुलाई का पहले बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा? 3 महीना का एसेट से डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा ना। हाँ तो वही तो कर रहे हैं। 2400 जो ये वैल्यू है, इसमें से तुम माइनस डेप्रिसिएशन करोगे या नहीं करोगे? ये तो 31 मार्च का है ना, 3 महीना का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, यानी 1 साल का होता है 240, तो 3 महीने का कितना होगा? 60 रुपीज इन 1000 है, तो 60,000 पकड़ लो। ये माइनस करने के बाद पीपी का वैल्यू कितना बचता है? 2340। अरे ये क्लियर है? ये उस दिन का वैल्यू हो गया, यानी उस दिन का वैल्यू 1 जुलाई का वैल्यू हो गया 23। पहले तो इसी को ठीक किया हमने,
उसके बाद देखो और क्या बोल रहा है वो, goodwill of White Limited is valued at 2,40,000 and PPE are valued at 120 above the depreciated book value on the date of takeover. यानी जिस दिन वो खरीद के लेके जा रहा है व्हाइट लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए, आप पीपी का वैल्यू क्या करोगे, 1,20,000 से और बढ़ा दोगे, यानी 1,20 से बढ़ जाएगा तो 2,340 प्लस 120 2,460 हो जाएगा ये, जस्ट फॉर परचेज कंसिडरेशन। फिर और एक क्या आ जाएगा उसमें, इन्वेंट्री सेम रहेगा, कुछ बोला नहीं, ट्रेड रिसीवेबल्स कुछ बोला नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बदल जाएगा आपका, और गुडविल आ जाएगा ना एक, गुडविल कितना रुपए, परचेज कंसिडरेशन के लिए, जस्ट फॉर परचेज कंसिडरेशन 2,02,40,000। अब देखो समझो इस चीज में सीखने लायक क्या है, आराम से देखो साथ में करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन में ब्लैक क्या करेगा, व्हाइट को लेके जा रहा है ना, तो ब्लैक 1 जुलाई पे जो जो वैल्यूज है उसी वैल्यूज के हिसाब से लेके जा रहा है। एक तो ब्लैक बोल रहा है मैं गुडविल के लिए देने को तैयार हूं, कितना, फिर पीपी के लिए उसने क्या बोला कि भाई साहब आपकी पीपी 24 लाख पे खड़ी है, पहले 3 महीने का डेप्रिशिएट करो, कितना होगा 3 महीने का डेप्रिसिएशन, 2,40,000 ना, सॉरी 24 लाख नहीं, 2,40,000 माइनस 60,000 का डेप्रिसिएशन कर दो, पीपी का वैल्यू कितना था 2,400 इन 1000 सही है वैल्यूज, यानी 24 लाख, 24 लाख माइनस डेप्रिसिएशन कितना 60,000 प्लस 3 महीने का डेप्रिसिएशन होगा ना 60,000 प्लस रीवैल्यूएशन फॉर परचेज कंसिडरेशन, तो यानी कितने रुपए में लेके जाएगा, ये पीपी आ गया, ये पीपी का वैल्यू आ गया, क्लियर है। उसके बाद इन्वेंट्री में कोई चेंजेस ही नहीं हुआ, 3 महीना का क्वेश्चन है, कुछ बताया नहीं, हम सेम ही मान लेंगे, तो 3 मंथ्स का इन्वेंट्री 720, ट्रेड रिसीवेबल्स 10,80,000, कैश एंड बैंक, यदि वही मान लिया तो आप बेवकूफ, क्यों बोलो क्यों, वो तो किया ही है 3 महीने में भाई, उसने कमाया है ना पैसा, तो पैसा कमाया तो रियलाइज तो किया होगा ना कैश, कैसे कमाया होगा, यदि मैं डेटर सेम मान रहा हूं तो यानी ड्यूरिंग द 3 मंथ कुछ तो सेल हुआ है, जो सेल हुआ है वो कैश रियलाइज ही तो हुआ होगा। अरे हर चीज का डुअल इफेक्ट होता है, एक तरफ आप प्रॉफिट बढ़ा रहे हो तो एसेट भी तो कुछ ना कुछ बढ़ेगी ना, राइट। तो आपका कैश एंड बैंक बैलेंस कितना था, 4,20,000 तो था ही, फिर आप बोल रहे हो कि आपने प्रॉफिट कमाया कितना, लेकिन दिस इज आफ्टर डेप्रिसिएशन, एक नॉन कैश एक्सपेंस माइनस करने के बाद है, तो हमने कहीं ना कहीं बिजनेस में जो डेप्रिसिएशन वाला वैल्यू है वो भी तो कमाया होगा ना, तो मेरा प्रॉफिट कितना है इसमें, चलो मैं ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख दूं, कैश एंड बैंक बैलेंस 4,20,000 एड प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना 2,40,000, लेकिन भाई डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट भी तो हमने कहीं ना कहीं कमाया ही है बिजनेस में,
प्लस डेप्रिसिएशन, जो कि नॉन कैश आपने जबरदस्ती माइनस कर दिया था प्रॉफिट से, वो 60,000 ऐड हो जाएगा, माइनस डिविडेंड पेड। कितना डिविडेंड पे किया उन्होंने? 10%, एंड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इज 3,60,000, सॉरी 36 लाख। तो 36 लाख का 10% डिविडेंड दे दिया, 3,60,000 का। तो कैश एंड बैंक बैलेंस कितना? 3,60,000 ही दिख रहा है। डिविडेंड जो हम लोग पे करते हैं शेयर होल्डर्स को, आउट ऑफ बैंक बैलेंस करते हैं ना, पैसे तो बैंक से जाएगा। कैसे होता है स्टार्टिंग में? पहले कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर टू बैंक। ये आ गया कैश एंड बैंक बैलेंस। क्लियर है? अरे इस क्वेश्चन में बस यही सीखने लायक था। उसके बाद क्या है? करंट लाइबिलिटीज वगैरह में क्या क्या है? लाइबिलिटीज में क्या है इनके पास? सीधा करंट ही है, नॉन करंट तो है ही नहीं। तो माइनस ट्रेड पेबल्स कितने का? तो यही तो हमारा परचेज कंसिडरेशन हो गया, जो नेट एसेट है। दिस इज अवर परचेज कंसिडरेशन। कितना आ रहा है बताना मेरे को। 49 lakhs. Therefore, number of shares to be issued by Black Limited at the rate rupees 100 each. $45,000. That was number one. ठीक है? Calculation of net current asset as on 1st July 2020। दोनों कंपनी का निकालना है। ब्लैक लिमिटेड, व्हाइट लिमिटेड। करंट एसेट्स में क्या क्या लेंगे? इन्वेंट्री लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स लेंगे। इसमें तो बदलाव बोला ही नहीं। तो इन्वेंट्रीज उतना ही रह जाएगा ब्लैक और व्हाइट का जितना था, 9,60,000 एंड 7,20,000। ट्रेड रिसीवेबल्स 16,80,000 एंड 10,80,000। यहां तक प्रॉब्लम? कैश एंड बैंक में बदलाव होगा, वो दिखाना पड़ेगा। कैश एंड बैंक, अब डायरेक्ट वैल्यू लिख देना, क्या करें?
या तो दो दो इनर कॉलम बनाना पड़ेगा। वर्किंग कॉलम्स का अलग से बना लेते हैं क्या? ठीक है, इधर ही कर लूंगा। कैश एंड बैंक इसका कितना है? 14,40,000 और इसका 4,20,000। प्लस प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ था ब्लैक का? 4,80,000। उसका 240। डेप्रिसिएशन ब्लैक का डेप्रिसिएशन कितना? 9,000 या 90,000? थाउजेंड्स में है रुपीज। 90,000 आना चाहिए, 9,000 नहीं। 60,000 and 90,000 माइनस डिविडेंड पेड। व्हाइट का तो पता ही है, ब्लैक का 6 लाख। कितना आ गया कैश एंड बैंक बैलेंस? 14,10,000 और उधर उसका तो निकाला था हमने 3,60,000। ये टोटल एसेट्स आ रहा है मेरा 960 प्लस 1680 प्लस 1410, 40,50,000 इधर, 21,60,000 इधर, माइनस ट्रेड पेबल्स 6 lakh and 3,60,000। ये आ गया नेट करंट एसेट 34,50,000। क्लियर है? बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस देना है किसका? दोनों का। नहीं, ब्लैक का। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है रिक्वायरमेंट? बैलेंस of Black Limited as on 1st July 2020. Profit and loss account as on 31st March 20। कितना बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में? रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखो पीएनएल होगा 7,20,000 इतना था, माइनस डिविडेंड पेड जो प्रॉफिट से ही गया होगा 6 लाख का, प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट आफ्टर सैलरी फॉर 3 months। हो गया।
समझ में आ रहा है? चौथा पार्ट क्या पूछा? बैलेंस ऑफ पीपी आफ्टर टेक ओवर. PP as on 31st March 20. ये तो ब्लैक लिमिटेड का खुद का था. कितना था? 36 lakh as depreciation. 90,000 Plus 2460. कितना वैल्यू पे लेके आया था? 2460. 59 lakh 70,000 हो गया. क्वेश्चन का मार्कर खराब है. ठीक था. कैलकुलेशन था. पहला वाला पार्ट यदि हो गया तो फिर बाकी हो जाता है. पहला में जो सीखने लायक था वो तो कैश एंड बैंक बैलेंस. यदि प्रॉफिट कमाया है तो रियलाइज्ड इन कैश ही होगा. बाकी कुछ चीजें बदल नहीं रही बैलेंस शीट की, तो क्या चीज इफेक्ट हो रहा होगा? वही तो, वो एक सीखने लायक पॉइंट था. वो मार्क करके रखना कि कैसे क्या था. क्या जी? रिजर्व्स एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक. इन शॉर्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बैंक. इसमें डिविडेंड का अलग से अकाउंट नहीं बनता क्या? वो तब बनता है जब तुमने समझ लो 28 मार्च को डिविडेंड डिक्लेयर किया है और पेमेंट करेगा अप्रैल में, तब फिर डिविडेंड पेबल बोल के रह जाएगा. रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, और फिर डिविडेंड पेबल टू बैंक. डिविडेंड तुम्हारे बुक्स में लायबिलिटी तभी हो सकता है डिक्लेयर कर दिया बट अभी तक पे नहीं किया. डिविडेंड खर्चा नहीं है क्या? नहीं, बिजनेस के लिए कोई एक्सपेंस नहीं. इट्स एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. इस पे कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता. टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर लगता है. ठीक है. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. दिसंबर 21 ऐसे लेवल के क्वेश्चन तो कर चुके हैं. सबसे पहले मैं आपको लास्ट 2 लाइन बता दूं. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ब्राइट लिमिटेड एज एट 1st April 21 after amalgamation have been carried out on the basis of amalgamation in the nature of purchase. December 21. ठीक है. इन द नेचर ऑफ परचेज है. अपने को बैलेंस शीट ऑफ ब्राइट लिमिटेड बनाना है. बेसिकली ब्राइट लिमिटेड शायद ट्रांसफरी कंपनी होगा. डार्क और फेयर खत्म होके एक नया कंपनी बन रहा है, ब्राइट लिमिटेड. ठीक है. अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है नीचे. ब्राइट लिमिटेड विल इश्यू 5 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ डार्क लिमिटेड and 4 equity shares for each equity shares of Fair Limited. The shares are to be issued. The same question किया था @rupees 35 each having a face value of ₹10 per share. दोनों सेम लैंग्वेज था. 35 रुपीज वाला. कोई 2 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है.
3 तो नहीं है, 3 है क्या? हाँ 3 है। नहीं 35 रुपए में दे रहा था हम लोग, लिटिल लिमिटेड एंड हाई लिमिटेड का हाई लो से लिटिल बन गया था। ठीक है, सेम एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन आया। यदि आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन तो किया है, सेम पॉइंट है, तो आप फंसोगे भी ना कटने के टाइम, तो आप एटलीस्ट पीछे जाओगे, अच्छा उस पॉइंट में मैंने क्या किया था, तो एग्जैक्टली वही करना है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स को कितना इक्विटी दे रहा है वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द टू कंपनीज आर इशूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 16% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ 160 पर शेयर। सेम उसी तरीके से, तो प्रेफरेंस शेयर्स को भी क्या मिल रहा है, मिल गया, तो इक्विटी को क्या देना है, प्रेफरेंस को क्या देना है वो पता है, तो परचेज कंसिडरेशन तो आ ही गया। क्लियर है। फिर रहेगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना। उसके लिए हम लोग देख लो डिबेंचर्स को क्या दे रहे हैं। यहाँ पे देखो सेम वही पॉइंट है कि 10% डिबेंचर होल्डर है जिसको आप 16% वाले डिबेंचर्स दोगे, लेकिन सेम होना चाहिए इंटरेस्ट का अमाउंट, जितना उन लोग 10% में कमा रहे थे उतना ही उन लोग 16% वाले डिबेंचर्स में भी कमाने चाहिए। तो कितना वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स देना पड़ेगा? डिबेंचर्स है 90 लाख, ठीक है, 90 लाख की बात करूं तो उस पर 10% 9 लाख, 9 लाख का इंटरेस्ट चाहिए बाय इशूइंग 16% डिबेंचर, बाय इशूइंग 16% डिबेंचर। तो करो इसको फटाफट। ये 12 × 5 को किया गया। लिखा 5 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच। हाँ तो 5 टोटल कितना हो गया? टोटल 12 लाख हो गया हाँ क्या चीज? डार्क का खुद का इक्विटी शेयर्स है 12 लाख, एक के बदले में 5 मिलेगा तो 12 लाख इंटू 5, और इशू प्राइस है 35 रुपए। क्या चीज? हाँ 1575 ही।
ये भी तुम लोग देख रहा है बेशरम। वो मेरा ये इसका प्रेफरेंसेस वाला बदल भी करना था। क्यों तो क्या हुआ, क्वेश्चंस में तुम लोग ऐसे गलती करोगे तो कैसे चलेगा?
परचेज कंसीडरेशन तो माइनस हुआ ना उसमें। ये बुक्स नहीं बनाना था इसलिए ऐसे बना के दिखाया था गुडविल ये कैपिटल रिजर्व। हाँ, जर्नल वर्नल तो करना नहीं था। ये गुडविल का अमाउंट में जो मतलब ये जो गुडविल निकला है ये गुडविल हम लोग क्या बोलते हैं डार्क लिमिटेड और फेयर लिमिटेड से लेके आया गुडविल, क्योंकि हमने पैसा ज्यादा दिया है जितना हम लोग का था, तो हमने गुडविल का पैसा दिया है। और वही एंट्री जब हम लोग आपका क्या बोलते हैं जब लिक्विडिटी एक्सपेंस पे करता है जो आप कराया जर्नल उसका एंट्री हम लोग करता है गुडविल टू बैंक। वो जो गुडविल जा रहा हो अपना गुडविल जा रहा है क्या? नहीं, वो भी गुडविल आ ही रहा है, हम ज्यादा पे करें, इतना तो एक्स्ट्रा पे किया ही है। हाँ। इसके अलावा हम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी पे कर रहे हैं, तो टोटल गुडविल वो हो जाएगा अच्छा, हमारे बैलेंस शीट के अंदर में। लिक्विडेशन एक्सपेंस जो हम लोग पे करता है तब जो एंट्री करते हैं कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू आपका क्या बोलते हैं बैंक। तो मतलब गुडविल और ऐड हो गया। और ऐड हो गया एक क्वेश्चन में सेट ऑफ किया कैपिटल रिजर्व क्योंकि तुम्हारा बिजनेस खरीदने में तुम बोल रहे मेरा 100 रुपए का फायदा हुआ, फिर तुम अलग से उसको पेमेंट कर दिया 20 रुपए, तो नेट फायदा तो 80 रुपीज का ही हुआ ना। तुम कंपनी खरीदा 100 रुपए का प्रॉफिट पे, तो कैपिटल रिजर्व आ गया तुम्हारे बुक्स में। अब उसी कंपनी को अलग से लिक्विडेशन एक्सपेंसेस रिम्बर्स कर रहा है, तो वो प्रॉफिट तो कम होगा ना तुम्हारा, तो वही सेट ऑफ एंट्री था सेट ऑफ किया वो कैपिटल रिजर्व से गुडविल को। अब तो क्या नॉर्मल है बैलेंस शीट। बैलेंस इसमें नहीं लिखना है भैया आफ्टर अमालगमेशन। क्या चीज? ये तो नया ही कंपनी है अच्छा इसमें नहीं अगर वो। हाँ, दूसरा कंपनी में होता तब लिखते हैं हम लोग आफ्टर एब्जॉर्प्शन या आफ्टर एमालगमेशन। इसमें ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल 15 करोड़ का है बट हम बहुत ज्यादा हो रहा है ना। ज्यादा कहाँ से ज्यादा हो रहा है? दस करोड़ 50 लाख की तो हो रहा है। Received 11,600
कैसे मेरे को बता किसका धंधा जगह? मेरा नहीं है, दोस्त का फोन है। क्या चीज? ये क्या देखो कि शेयर एक आदमी बोला 10 करोड़ शेयर कैपिटल किस वैल्यू पे दिखाता है? अच्छा फेस वैल्यू पे दिखाते हैं 35 रुपीस प्रीमियम है। फेस वैल्यू पे काउंट करो। फेस वैल्यू पे तो 1050 ही तुमने इशू किया है, बाकी पब्लिक को इशू कर देंगे। 15 से आएगा टोटल शेयर कैपिटल। हाँ, पंद्रह सौ वो प्लस तुम्हारा सिक्योरिटी प्रेफरेंस शेयर 750, 2250 लाख। मैं सिर्फ फेस ऑफ द बैलेंस शीट बना रहा हूँ, नोट्स तुम लोग बनाओगे। प्रेफरेंस शेयर्स भी तो शेयर कैपिटल में ही ऐड होगा, ठीक है? सिर्फ इक्विटी क्यों लूंगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में तुम्हारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, बस एक ही आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो आ जाएगा तुम्हारा 60 45 60 105 इंटू 25 2625 225 plus 3 into 60 450 3075 3075 का सिक्योरिटीज प्रीमियम आना चाहिए। अरे 12 इंटू 5 60 लाख इक्विटी शेयर्स तो इसको दे दिए, फिर 11.25 इंटू 4 45 लाख उसको, तो 60 प्लस 45 यानी तुम 1 करोड़ 5 लाख शेयर्स दे रहे 35 रुपए में। हाँ 2250 minus 2820 minus 205 क्या किया? 2250 और नीचे का दोनों माइनस कर दो। हाँ तो उससे इससे आएगा ना एफपी 2250 से 2250 में तो पब्लिक वाला भी तो एडेड है, उसको कौन हटाएगा? तो 1500 माइनस नहीं करेगा। 1500 तो टोटल हुआ ना, हाँ, उसके अंदर में माइनस करेगा तो एसपी निकल जाएगा। ये माइनस करेगा 2100 और 1575, उससे सिर्फ शेयर कैपिटल का इक्विटी वाले का निकलेगा। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों में तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो 2625 प्लस 450 3075 होना चाहिए सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कैपिटल का नोट बना लीजिए ना। क्यों बनाए? क्यों बनाए? नहीं आ रहा, प्रेजेंट करना ही चाहिए। अरे बाबा, अरे बाबा, चलो फेस ऑफ द बैलेंस शीट तो बना दूं मैं। इतना इजी पार्ट, थोड़ा सा बुद्धि अब तो चलना चाहिए। तो मैं आपको अगले वीडियो में बोल देता हूँ 307 पे एटलीस्ट टोटल करके सिर्फ फेस तो बनाना सीखिए बिना नोट्स के। फेस तो बन जाएगा। हाँ फेस तो, अरे फेस में वैल्यूज आ जाएगा तो वहां पे भी आ ही जाएगा नोट्स में। मेरा 18 से आ रहा है, 22 से 50 नहीं आ रहा। अरे जो पब्लिक को देगा नहीं क्या, लास्ट पॉइंट पढ़ा था, इक्विटी टोटल ऑथराइज्ड है 15 करोड़ का, जिसमें से तुमने डार्क और फेयर को जो दे दिया है, उसके अलावा जितने शेयर्स बच जाएंगे वो पब्लिक को इश्यू करना है, और वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड होके पैसा आ गया। इसमें रिजल्ट्स में सब आएगा शायद। क्या चीज? इन द नेचर ऑफ परचेज है, सब क्यों आएगा? मेरा 1125 का डिफरेंस था, उतना ही रिजल्ट बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाएगा क्या? तुम जो पब्लिक को इशू किया उससे बैंक बैलेंस भी तो बढ़ेगा। पब्लिक को कितना इशू किया? तुमको पता होगा, तुम इशू किया है तो।
रिजर्व्स एंड सरप्लस में सारा मतलब समझा नहीं हम क्यों। इन द नेचर ऑफ परचेज और क्या है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ये आएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व, सॉरी जो मैंने नहीं दिया, पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व टू बी मेंटेन फॉर 4 ईयर, लेकिन उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो एमालगमेशन एडजस्टमेंट से तुम्हारा माइनस हो जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम थोड़ा सा देख लो, क्या पब्लिक को भी हम लोग प्रीमियम में इशू कर रहे हैं क्या? तो उतने पे इशू करेंगे बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे वही होगा कि यदि तुम नॉर्मल कंपनी को 35 रुपए में बेच रहे हो, अपने शेयर इशू कर रहे हो, तो पब्लिक भी उतने में खरीदेगा ही खरीदेगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम तुम्हारा पब्लिक वाला भी बढ़ जाएगा। 3075 तो है ही। पब्लिक को कितना दे दिया हमने, पब्लिक को कितने शेयर्स दिए थे? 10 करोड़ डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 10, 15 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 3750 तो ये हो गया तुम्हारा। क्या चीज? 3750 तो प्रीमियम हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल पे, पब्लिक पे 1125, टोटल बोल रहा हूँ पब्लिक को ऐड करके मैं। इक्विटी पे 3750 का सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा तुम्हारा, और फिर प्रेफरेंस पे भी होगा। प्रेफरेंस पे तो हमने निकाला था कितना, 450 था ना, कितना था? 450, 4200 का सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। 4200 का सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या चीज? अरे ये तो मैंने डायरेक्ट ऐसे कराने का कोशिश किया, वरना नोट्स टू अकाउंट्स बना के करते। दिमाग नहीं चलेगा ना एग्जाम में। चलेगा, अभी किया ना कोशिश, अभी कोशिश कर क्यों रहे हैं, ताकि वहां कुछ ना कुछ फायदा हो। शेयर कैपिटल में फिर से समझा रहा हूं, फंस गया उसमें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को नोट्स बनाओ, नोट्स टू अकाउंट, जिसका डायरेक्ट नहीं निकल रहे बाबा वो नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ। 84.375 पब्लिक से तो पैसा मिला 450 लाख शेयर, हाँ बस 450 प्लस 1 करेगा 450 लाख फेस वैल्यू हो गया ना, पब्लिक से तो प्रीमियम ऐड होके मिला होगा ना, पैसा उसको कैश ऐड करेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। ट्रेड पेबल्स दोनों ऐड होके तुम्हारा आ गया। कैश कम भी होगा बाबू, रिम्बर्स कर रहा है वो पेमेंट एक्सपेंसेस। हो गया मेरा। नहीं समझ में आया। 7 करो करो 7 करो। पीपी ऐड करने के बाद कितना आ रहा था? 13509752325। गुडविल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, गुडविल था 506.25 प्लस 118.125 प्लस जो रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है वो गुडविल से माइनस करेगा ना कैश से? ऐड होगा गुडविल में।
गुडविल टू बैंक होता है एंट्री 633.375। कम क्यों होगा? आप किसी कंपनी को खरीद रहे हो, उसको अलग से परचेज कंसिडरेशन तो दिया ही दिया, प्लस उसको लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी दे रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो महंगा पड़ा ना। अरे तुम एक चीज सोचो, तुम एक प्रॉपर्टी खरीदा 100 रुपए में, 100 रुपए का 200 रुपए में, चलो 200 रुपए वो तो दिया ही दिया, प्लस ब्रोकर को और कमीशन दे रहे, तो भाई तुम तो एक्स्ट्रा में खरीदा ना। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगा, ऐड करना सीखो। ये दिमाग चलाना बहुत जरूरी है एग्जाम में फटाफट करने के लिए। एमसीक्यू का दिमाग तभी भागेगा जब आपका इनमें फटाफट भागेगा। ऐड करना सीखना कि क्लैरिटी हो कि क्या सीधा सीधा ऐड होके तो आएगा। सर कैश से भी तो माइनस होगा ना। हाँ डबल इफेक्ट आएगा। तो वो पता वाली है। कर दिया, उसके बाद क्या छोड़ के आएगा। तो क्वेश्चन से कर रहे हैं ना। अब उस क्वेश्चन में कहाँ खो गया, एक पॉइंट में तुम फंसा, पहले तुमको पूरा क्वेश्चन ढूंढो कि किस मिनट से किस मिनट तक करवाया, फिर किस मिनट के बीच में बोला होगा, उसके लिए तो पूरा सुनना ही पड़ेगा। पूरा माथे के ऊपर चला गया। समझ में नहीं आया तो फिर हम डर गया कि हम 2 दिन तो सोचा कि फिर से करेगा एनिमेशन, उसके बाद ट्राई क्यों नहीं मैं बैकअप कर दिया ना, फिर एनिमेशन से हो गया था, लेकिन हो गया था। आज खाना क्लास में भूल तो आया। आप देख लो जिसको नहीं समझ में आता। ऑफ शेयर्स रुपीज 10 each, आपके पास ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल इतने हैं और प्रेफरेंस कुछ नहीं बोला, तो बाय डिफॉल्ट आप उतना ही ले सकते हो जितना इशू कर रहे हैं। हम कितने इशू कर रहे हैं? 7,50,000, तो 7.5 लाख 16% preference shares of ₹100 each. तो ये तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन हो गया। बाय डिफॉल्ट जितना इशू किया मान रहे हैं वही ऑथराइज, क्योंकि यदि क्वेश्चन में इक्विटी का ऑथराइज दिया हुआ है तो प्रेफरेंस कंपनी उतना ही इशू कर रहा है जितना उसको ऑथराइज्ड है। नहीं भी लिखते तो ऐसा कुछ नहीं, बट जब एक का दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो दूसरा वाले का सेम ही रहेगा जितना इशू कर रहा है। अब इशूड में सबसे पहले 150 लाख इक्विटी शेयर सारा इशू कर दिया, टेन each 1500 out of above consideration other than cash कितने शेयर्स थे? कंसीडरेशन अदर देन कैश, नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ नंबर ऑफ शेयर्स बताना। 12 into 5 6,050 ना। 1050 लाख शेयर्स, बाकी 450 पब्लिक इशू थे। लाख
shares issued for consideration other than cash. फिर प्रेफरेंस शेयर्स हमने कितने सारे इशू कर रखे हैं? सर अगर आप हमें 150 लाख लिख रहे हैं तो फिर उसको 105 लाख कर दीजिए। इसको क्या? अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है, 105 लाख। ठीक है। 105 lakh shares हाँ, issued for consideration other than cash, क्योंकि बाकी पब्लिक को दिया हमने। पब्लिक इशू पे 7.5 lakh 16% preference shares of rupees 100 each, 750 out of above all the shares, या फिर all the shares above were issued for consideration other than cash. ये हो गया शेयर कैपिटल का नोट्स 2250। समझ में आया आकाश? अब जी सर, तो आप उसको जो बोले ना पब्लिक, तभी समझ गया। मेरे ऊपर वाला बैलेंस शीट दिखा रहा है। एक ही बैलेंस शीट है अपने पास, तो ऊपर वाला बोला इसलिए का दो बनाया। अच्छा लाइबिलिटीज का अलग। इसमें रिजर्व एंड सरप्लस लिखना जरूरी है। यस 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 आपके यस भूल से फिर कैंसिल नहीं हो जाएगा ना। ब्रो, दिखाना तो पड़ेगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस पहले आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिंपल सा है, 150 लाख इंटू 25 रुपए करके प्लस 7.5 लाख इंटू 60 रुपीज करके। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया 4200। उसके बाद क्या था? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को कैरी फॉरवर्ड करना है 150। इसके साथ साथ आ जाएगा अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व 150 माइनस में, तो हो गया। $4200 रिजर्व्स एंड सरप्लस। अरे तो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स लेके आएंगे तो एंट्री तो यही होगा ना। नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म। एक बार वापस बताना नहीं है मतलब ये स्टैट्यूटरी रिजर्व लाने के लिए AS 14 बोलता है कि ट्रांसफर कंपनी अपने बुक्स में कैसे दिखाएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व? अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, क्योंकि ये उसका कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस है नहीं। बस कानून बोलता है कि इतने साल तक आप बुक्स में दिखाओगे। तो डुअल इफेक्ट के अकॉर्डिंग यदि कुछ चीज क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट भी तो कुछ होना पड़ेगा ना। तो वो आया किस लिए? बिकॉज ऑफ अमालगमेशन आया, इसलिए उसका नाम रख दिया अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। जर्नल एंट्री तो डेबिट क्रेडिट कुछ करना पड़ेगा ना। आया होगा तब लाइबिलिटी के साथ ही आया होगा ना। नहीं, इफ लाइबिलिटी के साथ आया होता तो हर बार परचेज कंसिडरेशन में उसको काउंट करते। कभी करते हो क्या स्टैट्यूटरी रिजर्व को काउंट? ये लॉ की ऑब्लिगेशन, हम नहीं खरीद रहे इसको। तो नॉर्मल है,
16% डिबेंचर्स ऐड कर दो ब्रैकेट में 56.25 प्लस 28.125 यही था 84.375 खत्म। अब एक एक करके दिखाते जाना है बाकी चीजों को। बाकी नोट्स में तो ऐड करके दिखाना है। नंबर 4 ट्रेड पेबल्स डार्क लिमिटेड फेयर लिमिटेड। डार्क लिमिटेड का 630 फेयर लिमिटेड का 285 तो 915 ट्रेड पेबल्स हो गया। पीपीई दिखाना पड़ेगा क्या भैया? हाँ लैंडन बिल्डिंग डार्क फेयर कितना कितना था लैंडन बिल्डिंग डार्क और फेयर का अलग से कुछ था ही नहीं क्या? पीपीई में तो कुछ है ही नहीं। तो 1350 प्लस 975 2325 तो ये लैंडन बिल्डिंग लिखते ही नहीं फिर। तो बैलेंस शीट का फेस में कैसे लिखी तो पूरा पीपी का बाइफिकेशन तो कुछ था ही नहीं ना। नहीं हाँ, तो बस कुछ देने का जरूरत भी नहीं था। फिर ये लैंडन बिल्डिंग भी नहीं आएगा लिखा हुआ। ये पीपीई नहीं है काट दिया। और क्या है बैलेंस शीट में कितना बनाना है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है। इंटेंजिबल में गुडविल था। इंटेंजिबल पीपी में हम क्या ले रहे हैं? गुडविल। गुडविल अलग अलग तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, प्लस करके दिखा दे। गुडविल कितना था? 624.375 प्लस लिक्विडेशन एक्सपेंस इतना तो हम एक्स्ट्रा पे करके आए थे, प्लस लिक्विडेशन का खर्चा कितना रिम्बर्स कर रहे हैं हम? 9 लाख। तुम्हारा गुडविल का वैल्यू हो जाएगा 633.375। अब ऐसे ही इन्वेस्टमेंट को अलग अलग करके दिखा दो। नोट क्या ही बना रहे हैं, उसको ऐड करके दिखा दे क्या? छोड़ो ना, इसका नोट नहीं बनाते हैं, ये बना लेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितना था? 300 होगा टोटल 225 प्लस 75 225 प्लस 75। वैसे ही इन्वेंट्रीज कर लेते हैं 525 375। ट्रेड रिसीवेबल्स 450 525। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बना लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था। बाकी तो वहीं ब्रैकेट में शो कर दिया। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट उड़ाया क्यों? 225 प्लस 75 300। Let's prepare note number 7. Cash and cash equivalent.
डार्क लिमिटेड से कितना कैश आया और फेयर लिमिटेड से कितना आया? डार्क से 450, फेयर से 300। उसके बाद में माइनस लिक्विडेशन एक्सपेंस रिम्बर्स कर दिया था हमने 9 लाख का, प्लस इशू ऑफ शेयर्स, पब्लिक को इशू किया था ना, हाँ 45 लाख शेयर्स इशू किए थे एट द रेट ₹35। बैंक में तो उतना ही आएगा 1575 2316. That's it.